हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रशांत। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं वीकली एक्सप्रेस। हफ्ते भर के जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगे उन्हें हम क्वेश्चंस के फॉर्म में डिस्कस करेंगे और सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट्स उसके बारे में जानेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं। साइक्लोन जैस्पर रिसेंटली ट्रिगर्ड अ मैसिव फ्लड इन विच कंट्री? ऑप्शन हैं आपके फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया, वियतनाम, थाईलैंड। साइक्लोन जैस्पर की वजह से किस कंट्री में मैसिव फ्लड रिसेंटली देखने को मिला? तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं, करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। जी हाँ दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया में 18 दिसंबर को इस साइक्लोन ने हिट किया और स्पेसिफिकली इस साइक्लोन ने जहाँ हिट किया उस स्टेट का नाम है क्वींसलैंड। ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में ये स्टेट लोकेटेड है, क्वींसलैंड। और क्वींसलैंड की एक खास बात मैं आपको बता दूं, ये स्टेट क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है। अपार्ट फ्रॉम के यहाँ पर हाल फिलहाल में साइक्लोन जैस्पर ने हिट किया है, क्वींसलैंड में लोकेटेड है ऑस्ट्रेलिया का सबसे फेमस ग्रेट बैरियर रीफ। जी हाँ दोस्तों, ग्रेट बैरियर रीफ भी क्वींसलैंड में ही लोकेटेड है, इसलिए भी क्वींसलैंड और साइक्लोन जैस्पर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। हु सिक्योर्ड अ थर्ड टर्म एज इजिप्ट्स प्रेसिडेंट? आपके ऑप्शंस हैं अब्दुल फतेह अल सीसी, मुस्तफ़ा मदबोली, शेख तमीम बिन हमाद अल थानी, या फिर कोई नहीं, नन। अब यहां पर आप एक क्वेश्चन में ट्रिक देखिए। हु सिक्योर्ड थर्ड टर्म एज इजिप्ट प्रेसिडेंट? थर्ड टर्म का मतलब है कि अगर आपको पहले दो टर्म के प्रेसिडेंट का नाम पता है तो आपको पता होगा, क्योंकि इन्होंने ही थर्ड टर्म के चुनाव को भी जीता है। ही इज द विनर ऑफ द थर्ड प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस बैक टू बैक। अब यहां पर सही ऑप्शन है अब्दुल फतेह अल सीसी। जी हाँ दोस्तों, अब्दुल फतेह अल सीसी ने तीसरी बार भी चुनाव जीता है। ये हैं अब्दुल फतेह अल सीसी। ये बैक टू बैक तीसरी बार इजिप्ट के राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट बने हैं। ये पहली बार राष्ट्रपति बने थे 2014 में, दूसरी बार ये राष्ट्रपति बने थे 2018 में, और 2023 में भी भारी बहुमत से इन्होंने जीत हासिल की है। जी हाँ दोस्तों, लगभग 89% वोट्स इनके फेवर में पड़े हैं। काफ़ी ज़्यादा सुलझे हुए प्रेसिडेंट हैं, क्योंकि जब 2014 में ये फर्स्ट टाइम प्रेसिडेंट बने थे उस समय पर एनर्जी क्राइसिस चल रहा था इजिप्ट में। इसके बाद इन्हें सेक्युलर भी माना जाता है, काफ़ी ज़्यादा सेक्युलर हैं और अदर रिलीजन के जो भी फंक्शंस होते हैं, जो भी मास गैदरिंग्स होती हैं, वहाँ पार्टिसिपेट करते हैं, ये वहाँ अपने स्पीचेस देते हैं। तो काफ़ी नामी प्रेसिडेंट रहे हैं और ये तीसरी बार 2023 में फिर से जीत गए हैं। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गैलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट वॉज रिसेंटली अनाउंस्ड इन? ऑप्शन हैं आपके बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, म्यांमार। गैलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट किस कंट्री ने हाल फिलहाल में अनाउंस किया है? बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, या फिर म्यांमार। अब यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है भूटान। जी हाँ दोस्तों, गैलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट हाल फिलहाल में भूटान के जो राजा हैं इन्होंने अनाउंस किया है। और काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट हो जाता है ये, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ एज वेल एज कनेक्टिविटी पे काफ़ी ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा और इकोनॉमिक हब बनाया जाएगा गैलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट को। और एक्चुअल में ये एक स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन होगा। अब हमारे लिए ये क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जब हम लोकेशन देखेंगे हमें तब समझ में आएगा। ये है भूटान, ये है गैलेफू स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, और ये है हमारा इंडियन स्टेट ऑफ आसाम। आसाम से कनेक्ट होता है, आसाम के सबसे ज़्यादा नज़दीक है, और गैलेफू से लेकर के कोकराझार तक एक इकोनॉमिक कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। अपार्ट फ्रॉम इकोनॉमिक एक्टिविटीज़, इकोनॉमिक हब, यहाँ पर मैंने आपको एक और चीज़ बोली थी, वो थी कनेक्टिविटी। कनेक्टिविटी के लिए ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जा रहा है। रीज़न बीइंग, इंडिया को तो कनेक्ट करेगा ही ये इकोनॉमिक कॉरिडोर, साथ के साथ ये बांग्लादेश, म्यांमार, थाईलैंड जैसी एशियन कंट्रीज़ को भी कनेक्ट करेगा, इसलिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और काफ़ी बड़े लेवल पे भूटान में इतना इकोनॉमिक हब इस लेवल का बनाया जा रहा है, इसलिए भी इंपॉर्टेंट है। और हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है? क्योंकि असम को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा ये इकोनॉमिक कॉरिडोर। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट ऑन रोड सेफ्टीज पब्लिश्ड बाय? ग्लोबल स्टेटस रिपोर्ट रोड सेफ्टी के लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पब्लिश करती है? आपके ऑप्शन हैं यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, सेकंड ऑप्शन है डब्ल्यूएचओ यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फिर है वर्ल्ड बैंक, एंड आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। अब इनमें से कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है, आपको ये बताना है। मैं आपको बता दूं, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन इस रिपोर्ट को पब्लिश करती है। अब हाल फिलहाल में 2023 की रिपोर्ट पब्लिश की गई, और जब 2022 के डेटा से 2023 के डेटा को कंपेयर किया गया तो ये सामने आया कि 2023 में एक्सीडेंट्स में, स्पेसिफिकली यहाँ पर रोड एक्सीडेंट्स की बात होगी क्योंकि ये रोड सेफ्टी के लिए रिपोर्ट है,
तो रोड एक्सीडेंट्स में 5% तक गिरावट देखने को मिली है 2023 की रिपोर्ट में। हालांकि इसका मतलब ये नहीं है कि रोड सेफ्टी अपने आप बढ़ जाती है, क्योंकि इंडिया के केस में कुछ खास चेंजेस देखने को नहीं मिले हैं। इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होगा, और स्पेसिफिकली वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रोड सेफ्टी के लिए इस रिपोर्ट को पब्लिश करता है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर वॉज इनॉग्योरेटेड इन। ऑप्शन हैं आपके दिल्ली, बनारस, इंदौर, पुणे। दुनिया का लार्जेस्ट मेडिटेशन सेंटर कहाँ इनॉग्रेट किया गया है? दिल्ली, बनारस, इंदौर या फिर पुणे? अब यहाँ पर सही ऑप्शन है आपका बनारस। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में वाराणसी में पीएम मोदी ने इस मेडिटेशन सेंटर को इनॉग्रेट किया। पीएम मोदी ने इनॉग्रेट करने के बाद सीएम योगी के साथ में इस मेडिटेशन सेंटर में मेडिटेशन भी किया। इसका फोटो हम देख लेते हैं। ये 7 फ्लोर का मेडिटेशन सेंटर है और ये बनारस में लोकेटेड है। उमराहा लोकेलिटी में इसका कंस्ट्रक्शन हुआ है और बहुत ज़्यादा पुराना नहीं है। 2004-05 में इसका कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होने की बात की गई थी और फाउंडेशन उसी समय इसकी नींव जो है, फाउंडेशन जो है, ये रखी गई थी। आइए चलते हैं अगले टॉपिक पे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड which organization signed an agreement of 250 million loan for Delhi Meerut RRTS corridor, रैपिड रेल ट्रांजिट कॉरिडोर? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ में 250 मिलियन यूएस डॉलर्स के लिए का एक लोन अग्रीमेंट साइन किया है दिल्ली मेरठ आरआरटीएस के प्रोजेक्ट के लिए, इस कॉरिडोर के लिए? आपके ऑप्शंस हैं वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ, एडीबी एंड एससीओ। वर्ल्ड बैंक, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, एशियन डेवलपमेंट बैंक, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। किस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ में ये लोन अग्रीमेंट साइन हुआ है? अब यहाँ पर आपका सही आंसर है एशियन डेवलपमेंट बैंक। जी हाँ दोस्तों, 250 मिलियन यूएस डॉलर्स का जो लोन अग्रीमेंट है आरआरटीएस के लिए, ये एशियन डेवलपमेंट बैंक के साथ में साइन किया गया है। एशियन डेवलपमेंट बैंक के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। इसका हेडक्वार्टर मनीला में है। मनीला फिलीपींस की राजधानी है। इसके बाद लगभग 1966 में इसकी फाउंडेशन हुई थी और इंडिया जो है, इंडिया फाउंडिंग मेंबर है एशियन डेवलपमेंट बैंक का। इनके अलावा मैं एक आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट और बता दूं कि इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक का 4th यानी कि चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है। चौथा सबसे बड़ा शेयर होल्डर है इंडिया एशियन डेवलपमेंट बैंक का। तो इंडिया से बड़े 3 कौन से शेयर होल्डर हैं, ये भी जान लेते हैं। अब एशियन डेवलपमेंट बैंक में सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग है जापान का। दूसरे नंबर पे आता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, जिसका सबसे बड़ा शेयर होल्डिंग है सेकंड नंबर पे। फिर आता है चाइना। चाइना का शेयर होल्डिंग तीसरे नंबर पे है एशियन डेवलपमेंट बैंक में। और चौथे नंबर पे आता है हमारा भारत, जिसका शेयर होल्डिंग 6% के लगभग है। आइए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। डैश बिकेम कुवैत्स न्यू एमिर रिसेंटली आफ्टर डेथ ऑफ हिज ब्रदर। अब जो हेड ऑफ द स्टेट होते हैं ना, जैसे भारत में राष्ट्रपति हैं हेड ऑफ द स्टेट, वैसे ही कुवैत में एमिर होते हैं हेड ऑफ द स्टेट, यानी कि किसी कंट्री या नेशन के हेड। तो हाल फिलहाल में कुवैत के एमिर कौन बने और ये कब हुआ? जब उनके भाई की डेथ हो जाती है। ऑप्शन है आपके पास शेख मैसाल अल अहमद अल सबा, शेख नवाफ अल अहमद अल सबा, अल शबाब अल अहमद अल सबा, अल तुरन अल अहमद अल सबा। अब यहाँ पर सही ऑप्शन है शेख मैसाल अल अहमद अल सबा, और जो इनके भाई थे जिनकी रिसेंटली डेथ हुई थी वो थे शेख नवाब अल अहमद अल सफ़ा। अब ये जो अल अहमद अल सफ़ा आप देख रहे हैं ना, एक्चुअल में ये कुवैत की जो मोनार्की है ना, जो वहाँ की राजशाही है, जो वहाँ की रॉयल फैमिली है जो कुवैत पे राज करती आई है, उनका टाइटल है ये। आप देखेंगे सभी नामों में आपको कॉमन मिलेगा, जो भी उनकी डायनेस्टी के होंगे, कुवैत की जो रॉयल फैमिली की डायनेस्टी के लोग होंगे, उनके नाम में आपको ये चीज़ कॉमन मिलेगी, ये होगा ही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कीटामाइन अ ड्रग इट इज़ यूज टू ट्रीट विच ऑफ द फॉलोइंग इलनेसेस? पहला आता है रेस्पिरेटरी इश्यूज, दूसरा आता है मेंटल हेल्थ, तीसरा आता है हार्ट एलिमेंट्स और चौथा आता है थायराइड। अब मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि हाल ही में फ्रेंड्स जो एक टीवी सीरीज़ है, इसके एक एक्टर हैं मैथ्यू पेरी, उनकी डेथ हो गई है और उनकी डेथ का कारण ये सामने आया है कि वो कीटामाइन के ओवरडोज और उसके साइड इफ़ेक्ट्स की वजह से उनकी डेथ हो गई। जिन भी लोगों ने आपने फ्रेंड्स जो टीवी सीरीज़ है ये देखी होगी तो आप ज़रूर जानते होंगे मैथ्यू पेरी को।
अब यहाँ पर सवाल ये है कि कीटामाइन जो ड्रग है ये किस बीमारी के लिए यूज किया जाता है, किस बीमारी के ट्रीटमेंट के लिए। ऑप्शन है रेस्पिरेटरी इश्यूज, मेंटल हेल्थ, हार्ट एलिमेंट्स या फिर थायराइड। तो यहाँ पर सही ऑप्शन है मेंटल हेल्थ। जी हाँ दोस्तों, मेंटल हेल्थ इश्यूज जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इन सारे इश्यूज को ट्रीट करने के लिए कीटामाइन को यूज किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। डैश इज इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, इट वॉज लॉन्च्ड इन अलापुजा। अलापुजा इज अ डिस्ट्रिक्ट इन इंडियन स्टेट ऑफ केरला। तो अलापुजा में हाल फिलहाल में कौन सी फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट लॉन्च की गई है, उसका क्या नाम है? ऑप्शन हैं एलेपी, बराकुडा, कुमारकोम, कालापुरम। अब यहां पर सही ऑप्शन है आपका बराकुडा। जी हाँ दोस्तों, बराकुडा इज द इंडियाज फास्टेस्ट सोलर इलेक्ट्रिक बोट, सोलर पावर बोट विच हैज बीन लॉन्च्ड इन अलापुजा। केरला के अलापुजा में इसे लॉन्च किया गया है। अब यहाँ पर मैं एक खास बात आपको बता दूं कि एक फिश की वैरायटी होती है, उसका भी नाम बराकुडा होता है। हालांकि ये इंडिया के आसपास का जो रीजन है, जो ओशंस हैं, उनमें नहीं मिलती है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। हमने डिस्कस किए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, और जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ रही हैं उन्हें हमने डिटेल में जाकर डिस्कस किया और उनके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को देखा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए हमारे साथ प्लीज़ जुड़े रहिए। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।